अस्सलाम वालेकुम, होप ऑल यू आर फाइन। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेडिकल एथिक्स। मेडिकल एथिक्स इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस रिस्पेक्ट से कि हमें कोई भी काम करने से जैसे पहले एक कोड ऑफ कंडक्ट की ज़रूरत होती है, इस तरीके से हमें मेडिकल प्रोसीजर्स करने से पहले भी मेडिकल एथिक्स का इल्म होना लाजमी है। अगर हम इनकी डेरिवेशन देखें तो देखें, एथिक्स का लफ्ज़ जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, इथिकी या इथोस। इथिकोस जो है वो कहते हैं, इथिकोस जो है बेसिकली रिलेटेड टू वंस कैरेक्टर के बारे में बात होना। ठीक है, कैरेक्टर, मोरल नेचर के बारे में बात होना इथिक्स में आता है। ओके, नाउ द ब्रांच ऑफ एथिक्स दैट डील्स विद मोरल इशूज़ इन मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन है कि विच डील्स विद अ मोरल प्रैक्टिस। ठीक है, मोरल इशूज़ के बारे में इन मेडिकल प्रैक्टिस को जो ब्रांच डील करती है हम उसको मेडिकल एथिक्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद या फिर आप दूसरी तरीके से इस तरह डिफाइन करते हैं, द फील्ड विच कंसिडर द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज़ टू एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पर्सन इन मेडिकल प्रैक्टिस। ठीक है, इससे मुराद ये है कि वो बंदा जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका किस तरीके से एप्लीकेशन है, उस तरह का प्रिंसिपल क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या है, उसका एटीट्यूड बिहेवियर क्या है, उसकी स्टडी को भी मेडिकल एथिक्स कहा जाता है। या दूसरी तरीके से आप देख सकते हैं, तीसरी तरीके से हम इस तरह बयान कर सकते हैं, ब्रांच ऑफ मॉरल फिलोसफी डील्स विद द चॉइस वी मेक एंड अदर एक्शंस इन रिलेशन टू अदर चॉइस। ठीक है, दोस्त चॉइस यानी मोरल एथिक्स किसी भी चीज़ का ना कोड ऑफ कंडक्ट होता है। ठीक है, तो मोरल फिलोसफी में अगर हम इसको देखेंगे तो ये बेसिकली हमारी चॉइसेस हैं जो हम बनाते हैं कि एक्शंस इन रिलेशन टू दोज चॉइसेस, जो कि मतलब एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक ज़ाब्ता अखलाक होता है। ठीक है, इट डील्स विद चॉइस मेड बाय बोथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड पेशेंट्स। अब ये चॉइस किसके दरमियान बनती है? ये चॉइस बनती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल और पेशेंट्स के लिए। ठीक है, और एंड द ड्यूटी और एंड ऑब्लिगेशंस टू देयर पेशेंट्स, और उसकी जो ड्यूटी है पेशेंट्स के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए, उस चीज़ का जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाने को हम मेडिकल एथिक्स कहते हैं। नाउ आप देख सकते हैं मेडिकल एथिक्स की ब्रांच जो है वो दो मेजर ब्रांचेस में क्लासिफाइड है। नंबर वन है नॉर्मेटिव मेडिकल एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव मेडिकल एथिक्स। ठीक है, जो नॉर्मेटिव एथिक्स है वो बेसिकली नॉर्म्स पे डील करती है। नॉर्म्स क्या होते हैं? सेट ऑफ कंसिडरेशंस हाउ शुड एक्ट। ठीक है, मतलब नॉर्म्स की जो है वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली हमारी डील करती हैं कि हमारे माशरे में पाई जाने वाली जो सेट ऑफ कंसिडरेशंस हैं जिनको हम ओके करते हैं सोसाइटी की तरफ से, वो चीज़ जो है नॉर्म्स पे डील कर रही होती है ये वाली एथिक्स। ठीक है, इसके अंदर आप देखें तो एक तरीके का हमें ज़ाब्ता अखलाक ऑलरेडी सोसाइटी दे देती है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल दैट कैन गाइड अ हेल्थ प्रोफेशनल विद अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये प्रोवाइड किया जा रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी की तरफ से कि आपने इस मौके पर ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, इसका गोल्डन रूल है। इसका गोल्डन रूल क्या है नॉर्मेटिव एथिक्स का? डूइंग टू अदर्स एज वी वांट देम टू डू विद अस। ठीक है, ये एक सिंपल सा रूल है कि आप जैसा दूसरों के लिए करते हो, जैसा अपने लिए चाहते हो वैसे दूसरों के लिए भी करें। ठीक है, तो ऑल्सो कॉल्ड अ पर्सपेक्टिव एथिक्स। ठीक है, इसमें पर्सपेक्टिव का और इसमें वैल्यूज़ का बड़ा ख्याल किया जाता है, तो इसलिए इसको पर्सपेक्टिव एथिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब आ जाती है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स की बात। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बेसिकली क्या होती है? डील्स विद द मतलब ये डील करती है एक्चुअली पीपल बिलीव के बारे में। ठीक है, ये वैल्यूज़ नहीं होती, मोरल नहीं होता, और इसमें आपका कोई इंटेंशन नहीं होता कि आपको कोई थियोरेटिकल वर्ब नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि सिर्फ जो है ना आपसे मोरल बिलीव्स एंड बिहेवियर पे काम हो रहा होता है, जो कि एक्चुअल मोरल बिलीव्स एंड बिहेवियर है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड कंपैरेटिव एथिक्स। इट कंपेयर्स द इथिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इथिक्स ऑफ वन सोसाइटी टू अनदर, इसलिए इसको कंपैरेटिव एथिक्स भी कह रहे होते हैं। ठीक है, अब आ जाती है फोर प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स। ठीक है, फोर प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स आप देखते हैं तो सबसे पहला प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, नॉन मेलिफिशंस, जस्टिस। ठीक है, इसमें से ऑटोनॉमी फर्स्ट प्रिंसिपल है ए बी। अगर आप सबके पहले वर्ड से याद करना चाहें तो ए बी एन जे, ए बी एन जे इसके प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ऑटोनॉमी। ए फॉर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी किसी भी जगह हम कहते हैं सेल्फनेस। ठीक है, फ्रीडम, जिसे आप कहते हैं फ्री विल भी कहते हैं। ठीक है, आपको पेशेंट के बारे में फ्रीडम देनी है कि वो अपना डिसीजन खुद बनाए। ठीक है, खुद उसके ऊपर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं डालनी कि आपने ये डिसीजन करना है, आपने करना है, ऐसा नहीं करना आपने उसको फ्री विल देनी है। हाँ, उसको अच्छे बुरे की बता देनी है और उसके ऊपर चॉइस छोड़ देनी है। ठीक है, टू मेक ओन डिसीजन, ओन चॉइस अबाउट हेल्थ केयर। ठीक है, जैसे कि हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि रेडियोलॉजी में हमारे पास कोई पेशेंट आया है और हमें कुछ चीज़ उसकी सिग्निफिकेंट एक टेस्ट करते हुए दिख गई है, तो आप उसको कहेंगे कि आपके लिए बेहतर होगा कि आप ये फर्दर मोर टेस्ट भी करवा दें, लेकिन आपने ये नहीं है कि आपने फोर्स करने लग जाना, नहीं नहीं आप ये करवाएं, ये करवाएं, ये करवाएं, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, दूसरा फैक्टर है, दूसरा पिलर है बेनिफिशंस। बेनिफिशन अपने नाम से बता रहा है कि बेनिफिट दो, डू गुड, डू बेनिफिट। ठीक है, इसको कैसे कर सकते हैं कि जैसे देखिए मेडिकल प्रोफेशनल शुड एक्ट इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट। बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। आपको लगता है कि पेशेंट की ये ज़रूरत है इस वक्त, कि पेशेंट को अगर हम ये मेडिकेशन देंगे तो उसको बेनिफिट हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा, या पेशेंट को ये सजेशन देंगे तो वो अच्छे से मतलब इस चीज़ को, जैसे कि आप कहते हैं कि एक हेल्थ केयर में आपको रेडियोलॉजी में कोई पेशेंट आता है और आपको पता चलता है कि इसके अंदर ये बीमारी है और इसको इसके जो साथ रहने वाले लोग हैं इनसे इनको बचना चाहिए, तो आप उसकी बेनिफिट की बात को उसको गाइड भी करेंगे और उसको तरीक़ेकार भी बताएंगे। ठीक है, तो लिहाजा बेनिफिट देने वाले के भी खुद स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपने ये बताना है उसको कि भाई आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, ये जेनेटिकली आया है, ये कंटेजियसली आया है, जैसे भी आया है, तो आप अपने फैमिली वालों को इससे बचाएं। तो आपने उसके लिए एक बेनिफिट की बात की। ठीक है, उसको सोसाइटी के से हार्म होने से और सोसाइटी को उससे हार्म होने से बचा लिया। अब आ जाती है
बेनिफिशियंस क्या चीज़ है कि आपने उसके साथ बेनिफिट वाला काम करना है, उसको गुड देना है, उसको बेनिफिट देना है, बेस्ट जो है ना अपने इंटरेस्ट के पेशेंट के इंटरेस्ट में जो बात सही है वो उसके थ्रू उसको बेनिफिट प्रोवाइड करना है। अगर आपने पेशेंट का रेडियोलॉजिकल कोई एग्जामिनेशन किया है और आपको लगता है कि ये चीज़ फैलने वाली है, ये बीमारी इसको उसके साथ जो मौजूद लोग हैं घर में या इर्द गिर्द के माशरे में, तो आप उसकी बेनिफिट की बात करेंगे, उसको बताएंगे, उसको आगाह करेंगे इस चीज़ से कि आप अपने आप को भी सेव करें और दूसरों को भी सेव करें। और या आप उसको रिकमेंड करेंगे कि आप अपने घर में जो साथ रहने वाले लोग हैं उनको जब तक पता नहीं था तो अब आप उनकी भी टेस्ट करवाएं ताकि उनकी भी पता चल सके कि आपने उनको कितना हार्म कर लिया। ठीक है, लेकिन ये आपने उनके बेनिफिट में बात करनी है। तो ये बेनिफिट में जो चीज़ें होती हैं उनको हम बेनिफिशियंस की कैटेगरी में काउंट करते हैं। बेनिफिट देने वाला खुद भी स्किलफुल हो, उसको पता हो कि उसने ये बेनिफिट देने के लिए पेशेंट से बात की है ऐसी। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है नॉन मेलिफिशेंस। नॉन मेलिफिशेंस जो होता है ना, नॉन का मतलब जहाँ पर भी आए तो मतलब नॉट होता है। मेलिफिशेंस कहते हैं हार्म को। ठीक है, कोई किसी को हार्म ना दे। खासतौर पे हेल्थ केयर प्रोफेशन में पेशेंट के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है तो हम बिला फजूल पेशेंट को कोई हार्म ना दें। हाँ, पेशेंट की जहाँ रिस्क और बेनिफिट की बात हो तो हमें हमारा डिसीजन हमेशा बेनिफिट में होना चाहिए कि पेशेंट की बेनिफिट में ये चीज़ है, हम इसलिए रिस्क ले रहे हैं। ठीक है, तो रिस्क का जो है ना फैक्टर वो कम होना चाहिए, बेनिफिट का ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और हार्म किस तरीके से आप पेशेंट को देते हैं, जैसे कि आप रेडियोलॉजिकल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप पेशेंट को बार बार रेडिएट कर रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं बिला फजूल की, हालांकि आपको पता है कि ये चीज़ उसके लिए बेनिफिटेड नहीं है, लेकिन आप उसको रेडियोलॉजिकल हार्म दे रहे हैं, मतलब एक्सरेज के थ्रू हम दे रहे हैं, तो ये ना करें आप। ठीक है, फोर्थ पिलर जो है हमें जस्टिस सिखाता है। जस्टिस किस तरीके से सिखाता है कि आपने ट्रीटमेंट या रवैया, आपका बिहेवियर, आपकी जो भी मतलब एक्सपर्टीज़ है एक मेडिकल प्रैक्टिसेस जो हैं आपकी टेस्ट परफॉर्म करने की, वो सब के लिए एक जैसी होनी चाहिए, सेम फॉर ऑल। वीआईपी आ जाए या कोई एक आम बंदा आ जाए, कॉमन मैन आ जाए, आपने सबको एक सिमिलर नज़र से देखना है और आपके लिए वो सब एक पेशेंट की फ्रेम में हो। ठीक है, तो सेम फॉर ऑल और इक्वलिटी से ज़्यादा इक्विटेबल जो है ना आपने बिहाफ पर जो है सबको एनालाइज करना है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द पिलर्स ऑफ मेडिकल एथिक्स, जो कि आपको पता होना चाहिए ABNJ। ठीक है, ये आपको बहुत फिंगर टिप्स पे पता होने चाहिए कि पिलर्स कौन कौन से हैं।